हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूँ। है ना। कल हम बात कर चुके थे वैदिक सभ्यता के बारे में कि वैदिक सभ्यता की खोज किसने की, और वैदिक सभ्यता की खोज जो आर्य ने की, आर्य कहाँ से आए, है ना। और हम सारा जो 4 वेद है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस सब बारे में पढ़ चुके हैं। मंडल कहाँ से आए, है ना। तो ये सारा बातें जो है हम पढ़ चुके हैं। तो लगभग जो वेद का जो मोटा मोटी जो हिसाब किताब है वो आप पढ़ चुके हैं। अब जो नया चीज़ें अब पढ़ना है, अब उसकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। और आज हम शुरुआत करते हैं राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिकल स्टेटस, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आपको पता है कि इससे पहले समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा। हम आपको कल बोले कि 2 लोग हैं, एक आर्य और दूसरा है अनार्य। यानी कि अगर ये आर्य हैं और ये है अनार्य। आर्य विदेशी लोग हैं, बाहर से आए, और ये जो अनार्य हैं ये स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोग यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये मूल निवासी है। अब आर्य बाहर से आए तो कुछ संघर्ष इनसे भी हुआ होगा, है ना, ऑब्वियसली बात हुआ है। और कुछ लोग क्या हुआ कि आर्य में और बहुत सारे जो आर्य आए उसमें हुआ होगा, यानी आर्य वर्सेस आर्य और आर्य वर्सेस अनार्य, है ना, ये बातें हुआ। तो अगर इस सेंस में अगर आप बात करें कि आर्य और आर्य का झगड़ा हुआ, तो उसमें से बहुत सारे झगड़े में लास्ट में एक बचता है। जैसे अंग्रेज बचे, है ना, विदेशी लोग में, यूरोपीय में भी यूरोपीय टकराए, जैसे फ्रांस वाले टकराए यूरोपीय इंग्लैंड से, है, डच आए, पुर्तगाल आए, इस सारे लोग आपस में टकराते रहे। और इंटरेस्टेड बात यह है कि जो इंडिया के उस समय जो जिसको ना रियासतें थी वो भी आपस में टकरा रही थी, उस भी एकजुट नहीं थे, है ना। तो ये लोग टकराते हुए लास्ट में एक सत्ता बचती है, वो बचती है अंग्रेज का, इंग्लिश। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि यहाँ पे एक सत्ता बचती है, वो है आर्यों की। आर्यों का मतलब ये था कि आर्य सिर्फ एक नहीं थे। आर्य में जो बाहर से लोग उस समय कबीला जनजाति आए वो सारे थे, है ना। यहाँ तक कि सब जो कबीला था वो कबीला जो है ये अलग अलग कबीला थे, है ना, इस हिसाब से। और 5 कबीलों को अगर आप जोड़ देंगे तो एक कबीला को बोला जाता था जन, तो 5 कबीलों को बोला जाएगा पंचजन। तो इस टाइप से थे, और आपस में ये लोग लड़ते थे, और लड़ते इसलिए थे क्योंकि इनको कुछ बड़ा करना था, या जो होता है ना एरिया बड़ा करना है। और आगे हम बात करेंगे कि इसका मुख्य पेशा क्या है, कृषि है या पशुपालन है, ये सारे बातें हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो बात आप समझ गए। दूसरा बातें करते हैं कि जो कबीला है, कबीला का जीवन जो है, सॉरी, राजनीतिक जो जीवन है ये है कबीलाई जीवन। कबीलाई जीवन यानी इसका मतलब है, कबीला का मतलब होता है आदिवासी, यानी आदिवासी जीवन, है ना। बेसिकली आपको समझना है कि जो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, और ये जो ग्रामीण सभ्यता है ये एस्टैब्लिश हो चुका है ग्राम, है ना। तो आपको यह समझना है कि ये जो आदिवासी जो संस्था है, ये जो आदिवासी जो जीवन है, जो बाहर से जो लोग आए, जो आर्य आए, उसी के हिसाब से चल रहे थे, है ना। जो वो सेंट्रल एशिया में थे, सेंट्रल एशिया में वही आदिवासी थे, वही आदिवासी ये थे, वही लोग थे, है ना।
तो अब आपको समझना, ये जो आदिवासी लोग हैं इनका जीवन था इस हिसाब से चल रहा था। जैसे पहले कुल थे, कुल का मतलब होता है कि ये एक परिवार है, एक परिवार है, फिर कुछ परिवार मिलके बना है गांव, जिसको आप ग्राम बोलते हैं। फिर उसके बाद कुछ ग्राम मिलके बनता है विश्व, और फिर विश्व बन के बनता है जन। आप समझ रहे हैं? अगर आप इसको गांव बोले, परिवार बोले, एक घर बोल दें और ये गांव हो गया। आपको पता है कि बहुत सा परिवार मिलके एक गांव बनता है, और बहुत सारा गांव मिलके आप इसको प्रखंड तक कह सकते हैं, है ना, प्रखंड जैसे बनता है। और बहुत सारा प्रखंड मिलके ये पंचायत हो जाएगा, और बहुत सारा पंचायत मिलके एक प्रखंड बनता है ना। तो सेम यही कंडीशन था कि जो अभी है तो लगभग उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया है। अंतर ये है, जो कुल का जो मुखिया है उसको बोलता था कुलपा, यानी कुल के पापा। ग्राम के जो मुखिया है उसको बोलता था ग्रामीणी। विश्व के जो मुखिया होते थे इसको बोलते थे विश्वपति, और जो जन के मुखिया थे इसी को बोलते थे राजन। ठीक है, हम इस पर और बात करेंगे। अभी ये जो राजन है, यानी ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा ढांचा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन करने का, क्योंकि हर एक जन का एक राजा होता था। हर एक जो कबीला है, अलग अलग कबीला का एक राजा होता था, और वो राजा जो है वो अपना अपना काम जो है कैसे करता था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्थिति था वो क्या था। ठीक है, अब उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासनिक इकाई थी, प्रशासनिक इकाई है ना। प्रशासन कैसे होता था? प्रशासन होता था, एक का नाम था सभा, दूसरा है समिति, है ना, तीसरा है विदत, और एक है गण, है ना। अब ये जो सभा और गण जो है ये बड़े लोगों की सभा है, यानी उच्च कुल के लिए, यानी उच्च वर्ग के लिए। और ये जो आपको समझना है, जो विदत है, ये निम्न के लिए, यानी इसको आप बोल सकते हैं सामान्य जन, समान लोगों के लिए। और समान लोगों में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो विदत और जो समिति है, इसमें मेल और फीमेल दोनों को आमंत्रित किया जाता था, यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सवाल आता है कि जो महिलाओं का स्थिति है, क्या किसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन था? तो आपको जवाब देना है कि समिति में और विदत में। ठीक है, ये समान लोगों की संस्था थी, और यही समान लोगों की जो संस्था है ये क्या क्या काम करते थे, थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे। सभा जो है ये जैसे है उच्च कुल के लिए, उच्च कुलीन सभा, इसमें उच्च लोग बैठते हैं, सामान्य लोग नहीं बैठते थे। समिति जो संस्था है यही राजा का चुनाव करता था, राजा का चुनाव करता था। विदत जो संस्था है वो क्या करता था कि जो दूसरे जो आपस में जो जन लड़े, है ना, यानी ए और बी जब दोनों मिलकर लड़े और इनमें से मान लो कि ए जीत गया, तो ये जीतने से क्या होगा कि इसके पास जितना भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब उस समय गाय से है। हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो समिति है, समिति ही राजा का चुनाव करता था, है ना। राजा का क्या कार्य है हम आगे पढ़ेंगे। विदत जो संस्था है, इसका मतलब है जो कि लूटा हुआ जो माल है, लूटा हुआ धन का बंटवारा करता था, यानी इसका सबसे ओल्डेस्ट, यानी सबसे पुरानी अगर कोई संस्था थी तो विदत थी। और ये जो गण है, गण जो करता था ये भी सभा के बराबर ही पावर था, जैसा हम बात किए हैं। ये जो संस्था है इसी के से इनका जो प्रशासनिक स्थिति चलता था, सभा, समिति, विदत और गण। ऐसा माना जाता है कि जो अथर्ववेद में जो सभा है और समिति है, ऐसा माना जाता है कि राजा की दो पुत्रियां,
क्या है? राजा की 2 पुत्रियां। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि राजा की पुत्री है, इसका मतलब ये है कि सभा और समिति काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये होता है कि ये इम्पोर्टेंट है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि जो राजा का जो चुनाव है वो समिति नामक संस्था करती थी, और समिति में सभी लोग हैं, सामान्य लोग, है ना, सामान्य लोगों की ये संस्था है कि समिति राजा का चुनाव करती थी, ठीक है। लेकिन जो राजा बनता था उसके पास सीमित अधिकार है। सीमित अधिकार का मतलब क्या है कि अगर ये राजा बना, ये कोई आदमी है, वो राजा बना, तो ऐसा नहीं है कि राजा जो मन चाहे वो कर सकता है, नहीं। राजा करता था कि ये जो सामान्य लोग हैं इनसे पूछ के ही करता था, है ना, कि ये जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जो पीपल है, सिंपल जो मैन है, इससे पूछ के ही ये अपना डिसीजन लेता था। ऐसा नहीं कि सीमित अधिकार, इसको इसी को बोलते हैं कि सीमित अधिकार था। सीमित अधिकार ऐसा आपको नहीं समझना है कि जो अशोक के पास पावर था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास पावर था, बिंबिसार, बिंदुसार, ये जो सारे लोग थे इनके पास बहुत ज़्यादा पावर था, क्योंकि इनका मर्जी के अनुसार ही सब चीज़। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। ये जो राजा है इसके पास सीमित अधिकार है, और सीमित अधिकार का मतलब है कि यदि इसको कोई काम करना होता है तो सब चीज़ें पूछ के किया जाता है, जो वहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछा जाता है ना। मेन रूप से आपको ये समझना है तो राजा का कार्य क्या होता था। राजा का कार्य, राजा का कार्य क्या है ना। तो राजा का जो कार्य है वो कार्य है मवेशी की रक्षा करना। मवेशी की रक्षा करने में आता है कि कौन सी मवेशी, कौन सा जानवर, वो जानवर है गाय। गाय को बोला जाता था उस समय अधन्य। अधन्य, अधन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य। ये सवाल आता है कि जो अधन्य है वो किसको बोला जाता है, या गाय को क्या बोलते थे, ये सवाल बार बार पूछा भी जाता है। तो राजा का कार्य क्या था, मवेशी की रक्षा करना, यानी गाय की रक्षा करना। ऐसा ना हो कि हमारा गाय कोई और उठा के ले जाए। क्लियर है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास अनुभव होना चाहिए युद्ध का, यानी युद्ध में सेनापति। सेनापति का मतलब ये होता है कि जब झगड़ा हो तो आपको ही आगे रहना है। इसका मतलब है कि राजा वो बनता था जिसके पास लड़ने का ताकत हो, है ना, हथियार चलाने का ताकत हो। हथियार का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी गन उस समय था भी नहीं। हथियार का मतलब होता है आपको कुदार चलाने आना चाहिए, है ना, आपको जो गरासा होता है वो सब कुल्हाड़ी चलाने आना चाहिए। तो ये जो सारा सिस्टम था ये युद्ध है। युद्ध करने का अनुभव आपके पास प्राप्त हो, ये लोग हैं। दूसरा ये था कि युद्ध का मतलब, इसका मतलब है गविष्ठ। क्या बोला जाता था उसको, गविष्ठ। और गविष्ठ का मतलब होता है गाय की खोज। अब 2 मतलब है। एक तो आपको अपनी गाय की रक्षा करना है कि आपके पास जो गाय है उसको बचाना है। दूसरा है नया गाय भी खोजना है, यानी जो दूसरे का गाय है उसको लेना है ना। जो दूसरा कबीला है उसका गाय को भी हम लोग क्या करना है, हड़पना है। कैसे, युद्ध करके, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर चीज़ें था, है ना, ये है। तीसरा चीज़ें आप समझ सकते हैं कि और इनका पास जो एबिलिटी है कि प्रार्थना करना, पूजा करना, यानी कोई भी देवता का अगर पूजा करना। ये लोग क्या करते थे कि जब भी युद्ध होता था तो ये लोग पहले पूजा करके जाते थे। तो पूजा में फास्टिंग कौन करेगा, पूजा में चरवर के भाग कौन लेगा, तो वो राजा ही होता था। तो ये चीज़ है जो देवता की आराधना है
यानी ये पूजा करना। अब पूजा करने का मतलब होता है कि राजा को ही माना जाता था कि ये कबीला का रक्षक है, कबीला का रक्षक है, यानी कबीला का रक्षा करने वाला, इसी को माना जाता था। इसीलिए राजा अपना जो है पूजा है करता था, है ना, या राजा को कबीला का रक्षक मान। तो ये 3-4 क्राइटेरिया है जो है राजा को 2 चीज़ों काम है, एक तो मवेशी की रक्षा भी करना है, कबीला का भी रक्षा करना है, या दूसरे की गाय भी खोजना है, ये चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ है आपको ये भी समझना है कि जब गाय है तो इसको खाने का लिए भी व्यवस्था होना चाहिए, यानी चारागाह। तो चारागाह के लिए भी राजा को भी करना रहता था कि चारागाह की खोज। तो ये सारा सिस्टम है। अब राजा के पास इतना तो है नहीं, और भी बहुत सारे काम होते, तो राजा की सहायता के लिए जो है वो बहुत सारे अधिकारी होते हैं, है ना। जैसे अभी जो है एक तो होता है मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंट, लेजिस्लेटिव। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी चाहिए, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारी चाहिए, है ना। तो उसी टाइप से यहाँ भी कुछ अधिकारी का जिक्र किया जाता है। ये जो अधिकारी हैं, पहला अधिकारी का नाम दिया जाता है वो है पुरोहित। पुरोहित 2 टाइप के लोग थे। एक पुरोहित का नाम आप समझिए, पहले भी बात कर रहे हैं, विश्वामित्र, और दूसरा पुरोहित का नाम है वशिष्ठ। ये थोड़ा सा रूढ़िवादी टाइप के लोग हैं, और ये है उदार टाइप के, यानी उदारवादी। रूढ़िवादी का यहाँ मतलब ये है कि जो आर्य हैं, आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ये बात हम पिछले भी क्लास में कर लिए हैं। तो आर्य को आर्य के साथ ही रहना चाहिए, अनार्य नहीं होना चाहिए, है ना। रूढ़िवादी यानी आर्य को आर्य से ही, है ना, यानी नए नहीं। क्योंकि जो अनार्य लोग हैं, मूल निवासी है, वो क्या था, आर्य से कम था, ऐसा इनका मानना है ना। कमज़ोर था, मेंटलिटी ठीक नहीं था। जैसे हम लोग कोई अंग्रेज़ जो है सही नहीं समझता था, है ना। कुत्तों और भारतीयों के लिए अलाउ नहीं है, एक होटल में लिखा जाता था। तो उसी टाइप से, क्योंकि हमको बहुत नीच समझते थे, सपेरों का देश कहा जाता था, तो वही सब सारा बातें हैं। वो वशिष्ठ जो है, जो पुरोहित जो वशिष्ठ हैं वो है। उसी टाइप से जो विश्वामित्र है, ये उदारवादी है। आप पढ़े हैं कि अनार्य को ये आर्य बनाना चाहते थे, यानी बहुत सारे लोगों को इन्होंने बनाया, है ना। यानी धर्म परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं। अभी भी धर्म का परिवर्तन का जो कंसेप्ट है वो चलता है हमारे देश में। सभी लोग अपने अपने धर्म को बड़ा दिखाते हैं और दूसरे धर्म को छोटा दिखाते हैं, है ना। ये अंग्रेज़ों ने भी किया है और अभी भी कुछ न कुछ मात्रा में किया जाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाइयत वाले जो लोग हैं उस समय बहुत तेज़ी। इसका ये मतलब होता है, धर्म परिवर्तन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि 2 धर्म है, ये है, बी है। अब ये और बी में क्या होता है कि ये वाले धर्म जो है सारे धर्मों में श्रेष्ठ है, ऐसा ये को मानना है। तो अगर ये वाले धर्म सारे धर्मों में श्रेष्ठ है, अगर हम बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, मान लेते हैं ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, तो मुस्लिम का धर्म जो कहता है, जो धर्म परिवर्तन का जो कंसेप्ट है वो ये है, अभी भी आपको समझना चाहिए इसके बारे में, कि जो लोग मुस्लिम धर्म में जन्म नहीं लिया है, ठीक है, मुस्लिम धर्म में जन्म नहीं लिया मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सारे लोग, तो वो भटक गए हैं, यानी कि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। अगर इसकी बात करें तो इसको मोक्ष नहीं मिलेगा, और इनकी सही भाषा में बात करें तो इनको जन्नत नसीब नहीं होगी, हूर नहीं मिलेगी, है ना। तो जब इनको हूर चाहिए या मोक्ष चाहिए, क्योंकि ये दूसरे धर्म में है, तो इनको मिलेगा नहीं। तो इनको हमारा ये कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य का मतलब मुस्लिम धर्म का ये कर्तव्य है या मुस्लिम लोगों का कर्तव्य है
जिसको आप मौलाना बोलते हैं, उसका कर्तव्य है, या जो लोग भी हैं जो मुस्लिम धर्म मानते हैं, उसका कर्तव्य है कि जो ये लोग हैं इसको मेन स्ट्रीम में लाना है, ताकि इसको मोक्ष मिले। और मोक्ष तभी मिलेगा जब ये मुस्लिम धर्म अपनाएगा। ये तरीका होता है। ये होता है परसुएशन, कि आप कन्विंस करते हैं कि आप गलत जगह पैदा हो गए। सेम लगभग यही कंसेप्ट जो है वो सारे धर्म मानते हैं, चाहे हिंदू वाले हो, चाहे मुस्लिम वाले हो, चाहे अदर लोग हैं। मिशनरी या ईसाइयत जो धर्म था वो भी यही मानता था। ईसाइयत धर्म तो यहाँ तक जब भारत में आया तो लोभ देता था कि यदि आप ईसाई धर्म कबूल कर लेते हैं तो आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हेल्थ मिलेगा। तो ये जो सारा चीज़ें होता है ये अब आजमाया जाता है, क्योंकि हम जहाँ रहें वहाँ मेजॉरिटी में रहें, और मेजॉरिटी में रहने से मतलब है कि हमारा जो संसाधन पर है वो पकड़ ज़्यादा होगा, है ना। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे वो कर रहे थे। कौन? विश्वामित्र। ठीक है, आपको बात समझ में आया। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो है सेनापति। और सेनापति का मतलब क्या होता है कि युद्ध लड़ने में वही राजा, है ना। तो ये भी एक क्या है? युद्ध। और युद्ध लड़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए? कुदाल चलाने आना चाहिए, है ना। आपको हथियार कुल्हाड़ी चलाने आना चाहिए, क्योंकि उस समय इतना डेवलप नहीं था, है ना। तो ये तो ऐसा आप समझ सकते हैं। लोहा का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो आपको ये है। तीसरा है चारागाह। चारागाह यानी गाय जो चारा खाने का जो अधिकारी होता है उसको बोलते थे बासपति या बाजपति, है ना। तो ये भी एक अधिकारी था जिसको हम क्या बोलते थे? बासपति बोलते थे, है ना। इसमें से कुछ अधिकारी और थे। ध्यान ये रखना है कि ये जितने भी अधिकारी हैं, है ना, उसको बोलते थे रत्निन। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑफिसर उस समय अपॉइंट होता था वो क्या नाम था उसका? उसका नाम था रत्निन, है ना। ये चीज़ें हैं। और रत्निन में कुछ महत्वपूर्ण ऑफिसर तो ये हैं ही, पुरोहित और सेनापति सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें से कुछ ऑफिसर और हैं जो आपको समझना चाहिए। एक तो है, आपको समझ में आ गया कि पुरोहित है, सेनानी है। तीसरा एक है जिसका नाम है पुरुप, और एक और है जिसका नाम है अस्पास। अभी आपको दो तो पता है कि पुरोहित का क्या काम था? पूजा पाठ करना, और अनार्य को आर्य बनाना, है ना। एक तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा चीज़ है सेनानी भी है, युद्ध जिसको हम राजा बोलते थे। तीसरा है अस्पस। अस्पस होता था गुप्तचर। अब गुप्तचर का क्या काम है? अभी का जो गुप्तचर है, अभी जो भारत सरकार का NIA, रॉ, CBI, ये सब जो सारे लोग हैं, IB, ये गुप्तचर विभाग है, ताकि देश की एकता अखंडता बना रहे। सेम वही बात है कि इसका जो समृद्धि और सौहार्द बना रहे, इसके लिए गुप्तचर था, ताकि ये ध्यान रखा जाता था कि आपका गाय पर कोई हमला नहीं करना चाहिए। आपका गाय रात में पता चले सोए और आपका गाय खोल के चला गया, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या था कि गुप्तचर एक विभाग था, ताकि आपकी जो रक्षा है वो किया जाए, क्योंकि आपके ऊपर कोई अगर हमला होने वाला है तो आपको पहले ही पता चल जाए, ताकि आप सचेत रहें। इसीलिए गुप्तचर विभाग होता है। एक था पुरुप, इसको बोलते थे घरों की रक्षा करना। इसको बोलते हैं किला यानी दुर्ग। दुर्ग का मतलब थोड़ा हाइट पर था, यानी ऐसा नहीं कि हड़प्पा सभ्यता इतना हाइट पे था, थोड़ा कम हाइट पर था। और ये मिट्टी के घर रहते थे। तो आपको ये भी समझना है, मिट्टी के घर में, ऐसा भी कि नहीं कि बड़े घर में रहते थे। तो इसी को रक्षा करने के लिए एक अलग से अधिकारी ही था, है ना, उसको बोलते थे पुरुप। तो पुरुप नामक एक अधिकारी था। तो ये जो चार अधिकारी हैं, इसको आपको ध्यान रहे, पुरोहित, सेनानी, पुरुप और स्पस। और एक नया हम जो पढ़े चारागाहों के लिए, क्योंकि गाय अगर आप बहुत सारा जल ले लेंगे, जमा कर लेंगे, तो क्या होगा कि आपको खिलाने के लिए भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। और उसके लिए भी चारागाह के लिए भी झगड़ा करते थे। मेन उद्देश्य ये था। दो उद्देश्य आप समझ सकते हैं, एक तो गाय के लिए
और चारागाह के लिए ज़मीन चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़मीन होगा तो ज़्यादा चारागाह होगी, ज़्यादा घास होगी, तो जो गाय को है पालने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गया। तीसरा बात है, अब इसमें थोड़ा सा ही बात है बचा हुआ है। अब हम बात क्या किए थे कि यहाँ पे युद्ध होता था, झगड़ा होता था। तो क्या झगड़ा करने के लिए लोग अलग से अस्थाई सेना, जैसे अभी जो सेना है झगड़ा ही करता है, अगर युद्ध होता है तो युद्ध में सेना ही जाती है ना, और वो जब भी है जितना दिन तक जॉब है तो उस सेना में ही रहता है ना। अगर 17 साल है अभी मान लेते हैं, तो अब तो अग्निवीर आ गया तो 4 साल ही हो गया, तो 4 साल उसको सेना का ही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है ना, मेन काम। लेकिन उस समय क्या था कि अस्थाई सेना नहीं है, उसको बोलते हैं अस्थाई सेना। अस्थाई सेना नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब युद्ध खत्म हो गया, जब लड़ाई खत्म हो गया, तो सेना क्या है कि अपना काम करने लगे, खेती बाड़ी है ना, ये सब सारा चीज़ें करने लगे, है ना। तो ये इसको बोलते हैं अस्थाई सेना नहीं है, यह अस्थाई सेना है कि जब ज़रूरत पड़े झगड़ा करने का तो कर दिए, और नहीं ज़रूरत पड़े तो आपको क्या है कि अपना काम करते रहे। अब इतना सब जो अधिकारी था, इतना सब सारा चीज़ें जो सिस्टम है, जो तामझाम है, सभा समिति, बहुत सारा अधिकारी जो है, क्या उसको कुछ पैसा दिया जाता था, सैलरी दिया जाता था? दिया जाता ही होगा, है ना। ऐसा कोई ऐसे बुक में कोई नहीं बोला है, कुछ क्लियर से नहीं लिखा गया है, क्योंकि अब यहाँ समझना कि क्या अगर इसके लिए खर्च होता था, यानी टैक्स का क्या सिस्टम था, तो टैक्स क्या था? इच्छा के अनुसार, स्वेच्छा से, और इसी टैक्स को बोला जाता था बलि। अब बलि का मतलब स्वेच्छा से जो चीज़ें दिया जाता है उसको हम बोलते थे चढ़ावा, बोलते हैं ना, अपने मन से चढ़ाया, जितना भी चढ़ाना हो तो बलि बोलते थे, और बलि का मतलब होता था चढ़ावा। यानी टैक्स जो दिया जाता था वो क्या है? चढ़ावे के रूप में दिया जाता था। अगर आपका मन है तो दीजिए, और अगर आपका मन नहीं है तो नहीं दीजिए, है ना। तो ये जो सारा जो सिस्टम है, वो जो है राजनीतिक स्थिति है, वो यही था वैदिक सभ्यता का। हम आगे पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति, यानी इनकम का क्या साधन था, है ना, सामाजिक स्थिति, लोग कैसे रहते थे, तो ये सारी बातें, धार्मिक स्थिति भी पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें धीरे धीरे करके, है ना, डिटेल में हम कवर करेंगे, कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जुड़िए। थैंक यू।